Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss what is effective control system. First of all, we will see what is control system. Basically, control system is a system of procedures or activities जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि whether we are in accordance to our plans or objectives, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि क्या हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो एज पर प्लानिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और जब हम कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारी कॉस्ट जो है वो एज पर प्लान है या नहीं है, या हमने जो कॉस्ट प्लान की थी क्या वो उसी के मुताबिक है, या जो हम लोग अपनी कॉस्ट जो इनकर करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लिमिट है या नहीं है। जो हम लोग अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि वो हमारी एक स्पेसिफिक जो कॉस्ट है वो विद इन लिमिट रहे। जैसे हम लोग एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम मटेरियल है, लेबर है और एफओएच अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि कहीं हमारी मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर वो ज़्यादा आ रही है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको विद इन लिमिट रख सकते हैं। इन तमाम प्रोसीजर्स को, इन तमाम एक्टिविटीज़ को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो in control system we will be definitely applying various type of procedures and activities for controlling our cost, and in this chapter we will discuss the controlling of materials cost. हम इस चैप्टर के अंदर मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे और मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि पूरा करना ज़रूरी होती हैं। उनमें से सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है अ स्पेसिफिक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हेन वी हैव टू कंट्रोल आवर कॉस्ट we have to assign specific duties and assignments to specific persons. हम किसी भी आदमी को उसकी स्पेसिफिक ड्यूटीज लगा देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा देते हैं ताकि सिर्फ वो काम वही वाला करे और उसके अलावा और कोई बंदा ना करे, ताकि इसके नतीजे में हम अपनी जो कॉस्ट है उसको ज़ाया ना कर पाएँ या फिर उसको जो है वो हम जो है वो चोरी ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो सके। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूँ तो मटेरियल्स के हवाले से, तो हम अगर ये कहें कि मटेरियल जो खरीदेगा वो सिर्फ परचेज मैनेजर होगा। परचेज मैनेजर की ड्यूटी होगी कि वो नेगोशिएट करेगा पार्टीज के साथ और रेट डिसाइड करेगा कि वो किस परचेज प्राइस के ऊपर मटेरियल खरीदेगा। तो इस तरीके से अगर कोई और आदमी उसमें इन्वॉल्व होगा तो उससे क्या हो सकता है कि उसकी जो ड्यूटीज हो सकती हैं, वो जो उसकी असाइनमेंट हो सकती है उसमें कोई भी मसला बन सकता है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई वही वाला आदमी जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। दूसरी एग्जांपल हो सकती है कि स्टोर कीपर की, तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टोर के ऊपर एक्सेस जो है वो सिर्फ स्टोर कीपर की होगी। अगर कोई और आदमी स्टोर में जाएगा तो वो हो सकता है मटेरियल को नुकसान पहुंचा दे या मटेरियल चोरी कर जाए या फिर कोई और आदमी जो है वो उसके हवाले से मटेरियल ज़ाया कर दे। तो इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम ये कहते हैं कि एक आदमी के पास स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे आप लोग अगर बैंक्स में जाते हैं तो बैंक में जो आमतौर पे कैश विथड्रॉल जब हम लोग करते हैं तो हम चेक देते हैं और चेक के ऊपर जो है वो पहले एक आदमी जो है वो साइन करता है, फिर दूसरे आदमी के पास वो जाता है, वो उसके ऊपर वो फिर आपको टोकन इशू करता है, फिर तीसरे आदमी के पास जाता है तो वो आदमी आपको कैश जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर देते हैं ताकि कोई भी आदमी एम्बेजलमेंट ना कर सके, कोई भी आदमी उसके ऊपर गड़बड़ ना कर सके। तो इस चीज को रोकने के लिए, अपने एसेट्स के सेफ गार्ड के लिए, अपने कैश को चोरी होने से
बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक ड्यूटीज जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को असाइन कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये काम सिर्फ यही वाला आदमी करेगा। इसके अलावा अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो हम अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैनेजर अकाउंट के सिग्नेचर के बगैर कोई भी पेमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सिग्नेटरी जो है वो मैनेजर अकाउंट को रख दिया है। अगर मैनेजर अकाउंट के बगैर कोई और आदमी जो है वो उसके बगैर कहे बगैर पूछे बगैर कोई पेमेंट कर देगा तो इट मीन्स कि वहां पे कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर देते हैं एक आदमी को सो दैट कि हम अपने कॉस्ट को या अपने रिसोर्सिस को एम्बेजल होने से या ज़ाया होने से बचा सकें। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑथोराइज्ड टू अप्रूव एक्सपेंडिचर्स। फिर हम लोग एक लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बना लेते हैं जो कि एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव करने के ऑथोराइज होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि एक मैनेजर जो है वो सिर्फ उसके सिग्नेचर के बगैर कोई भी पेमेंट नहीं होगी। ये एक बेसिकली कंट्रोल प्रोसीजर है जो कि हमने अप्लाई किया है ताकि लोग जो है वो कोई फ्रॉड ना कर सके या फिर वो कैश को क्या कर सके कि चोरी ना कर सके या फिर दरमियान में से कोई जो आप समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज में फ्रॉड करके एम्बेजलमेंट करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ये काम ना कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग फिर इंडिविजुअल्स को ऑथोराइज़ करते हैं कि वो एक्सपेंडिचर्स अप्रूव करेंगे तो काम होगा। जैसे हम अगर यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं तो डिपार्टमेंटल जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो भी खर्चे किए जाते हैं वो डिपार्टमेंट हेड की अप्रूवल के बगैर जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको अप्रूव नहीं करता है। तो ये एक बेसिकली कंट्रोल प्रोसीजर है जिसमें क्या हो सकता है कि हमने एक कंट्रोल किया है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो विद इन लिमिट रहें या विद इन बाउंड्स रहें या अकॉर्डिंग टू प्लान रहें या अकॉर्डिंग टू बजट रहें। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हों, अकॉर्डिंग टू आवर बजट्स हों, अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट्स हों, तो उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल प्रोसीजर कहते हैं। तो ये भी एक कंट्रोल प्रोसीजर है कि हम लोग इंडिविजुअल्स को ऑथोराइज करते हैं कि वो एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव करेंगे। उनके बगैर एक्सपेंडिचर जो है उनकी अप्रूवल नहीं होगी और उनकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद हमारा तीसरा है कि एस्टैब्लिश्ड प्लान ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमें सबसे पहले प्लान और ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेंगे ताकि हम लोग ये देख सकें कि हमने करना क्या है। हम हमारा हमने हमने क्या अचीव करना है, हमने कहाँ पे पहुँचना है, हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारी हमारी जो बेसिकली बाउंड्रीज़ क्या हैं, उन चीज़ों को हम लोग एस्टैब्लिश करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बनाते हैं। एंड बीइंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स दिस इज़ कंट्रोल। और हम लोग जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए काम करते हैं तो इसी को हम कंट्रोलिंग का नाम देते हैं। तो फिर हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स बनाएँगे तो उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करेंगे और उन एक्टिविटीज़ में से हमारी जो कॉस्ट्स होंगी, उनको हम लोग जो है वो कंट्रोल कर पाएँगे। If we don't have any objectives or goals, we will not be able to control our activities and control our resources, and that's why we could not control our costs. तो ये एक और ऑब्जेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए ये एक और आप समझ लें कि लाजमी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होने चाहिए जिनको हम लोग अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर हम कहते हैं जी रेगुलर रिपोर्ट्स होनी चाहिए शोइंग द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हम एक्चुअल और गोल्स के दरमियान में जो फ़र्क हैं, हमने प्लान किया था कि हमारी कॉस्ट आएगी एक यूनिट बनाने के लिए ₹50 और अगर हम लोग जब एक्चुअली हमने परफॉर्म किया और हमने ये देखा कि हमारी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट ₹55, तो वो जो ₹5 ज़्यादा आ रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंस।
तो हम वो डिफरेंस तभी निकाल सकते हैं जब हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे। सो वो वी प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस, on regular intervals, so that we may have differences between our planned and actual results। जो हमने प्लान किए थे और जो हमारे एक्चुअल आए हैं, इन दोनों में फर्क देखते हैं, सो दैट कि हमें प्रॉब्लमेटिक एरियाज मालूम हो सके और हम उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज के ऊपर फोकस करके क्या कर सके कि हम अपनी एक्टिविटीज को बेहतर कर सके, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, हम अपनी कॉस्ट को जो है वो विद इन लिमिट्स ला सके, या हम अपनी कॉस्ट को ज़ाया होने से बचा सके। So, a plan of corrective action designed to prevent unfavorable variances from reoccurring। अब हम unfavorable variances क्या होते हैं कि when our actual cost is more than our budgeted cost और actual cost is more than planned cost। जब हमने जो भी प्लान की थी, जैसे हमने कहा कि हमारी कॉस्ट होनी चाहिए 50 रुपए पर यूनिट, तो दैट इज बेसिकली अ प्लान। And if we perform our activities, we prepare the product, we manufacture the product, we apply material, labor, FOH, and at the end of the period we calculate that cost and we find that per unit cost is 55 and 5 unit cost is more than our planned cost, so that is basically unfavorable variance। when our cost is more than the planned cost, that is unfavorable variance। और हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा करेक्टिव एक्शंस लेके आए जिससे हमारी जो वो वाली कॉस्ट थी, वो जो ज्यादा आ रही है, वो दोबारा से ज्यादा ना आए। दिस प्रॉब्लम शुड नॉट बी परसिस्ट, ये दिस प्रॉब्लम शुड नॉट रीअकर, ताकि हम लोग उस कॉस्ट को हम उसी वक्त प्रिवेंटिव एक्शन लेके क्या कर सके, उसको करेक्ट कर सके और उन चीजों को ठीक कर सके। जैसे हमने ये कहा कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है, फिर हम ये देखेंगे अच्छा हमारी जो 55 की कॉस्ट आ रही है वो किस वजह से आ रही है। क्या हम मटेरियल ज्यादा लगा रहे हैं, या हम लेबर ज्यादा लगा रहे हैं, या हम ओवरहेड्स में कोई चीज ज्यादा लगा रहे हैं। इन चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके और वो जो कॉस्ट है या अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं, विच मीन दैट कि आर planned cost is less and actual cost is more। when our actual cost is more than our planned cost, that is unfavorable variance। और हम लोग एक कंट्रोल सिस्टम के जरिए अनफेवरेबल वेरिएंसेस को रीअकर होने से रोकने की कोशिश करते हैं। सो वी प्लान सम करेक्टिव एक्शंस to keep our costs within the limits, to keep our costs according to our plans and avoid unfavorable variances from reoccurring in future। और सबसे आखिर में फॉलो अप प्रोसीजर्स फॉर करेक्टिव मेजर्स, और फिर हम लोग अपने करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करते हुए फिर उनके फॉलो अप मेजर्स लेते हैं, ताकि हम लोग ये देख सकें कि हमने जो काम किए थे क्या वो अप्लाई भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या उनके कुछ रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए फिर हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, और उन करेक्टिव मेजर्स को लेने के लिए हम लोग जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं या जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम का एक प्रोसीजर कहते हैं। सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स विच आर यूज फॉर इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, कि हम इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम में इन पॉइंट्स को कवर अप करते हैं।